राम राम। जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज नवरात्र पर की आज अष्टमी है, कल नवमी लग जाएगी और 17 तारीख को प्रभु राम जी का जन्म उत्सव रामनवमी का पर्व सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया में सभी सनातनी हिंदू भाई मनाएंगे। आप सभी को मैं आज अष्टमी, कल नवमी और 17 तारीख के रामनवमी का बहुत ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु राम लगभग 500 साल बाद अपने घर, अपने महल में वापस आए हैं, जिसकी खुशियां, जिसका उत्साह पूरे दुनिया में सभी सनातन हिंदू भाइयों को है। आज हम छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव लोकसभा में प्रत्याशी का आकलन करते हैं। देखिए, आप हार और जीत तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, एक छोटा वीडियो उसके बाद बनाने का मैं प्रयास करूंगा, लेकिन आज हम प्रत्याशियों का आकलन करते हैं। मैं लगातार राजनांदगांव लोकसभा का ग्राउंड देख के आया, समझ के आया। हालांकि सभी 11 सीटों में घूम चुका हूं, लगातार मेरे संपर्क बने हुए हैं। क्या है, एक तरफ भूपेश बघेल जी हैं जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और एक तरफ है संतोष पांडे जी जो भी वर्तमान में सांसद हैं और जिनको भारतीय जनता पार्टी ने फिर से टिकट दिया है। प्रश्न ये उठता है, ये सभी आकलन विश्लेषण करना चाहिए कि भूपेश बघेल जी राजनांदगांव से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। समझ में नहीं आता। आपको आएगा तो कमेंट्स करके बताना। आप पहला, वो दुर्ग से लोकसभा के पाटन से एमएलए हैं, वहां से दुर्ग से क्यों नहीं लड़ रहे हैं? कोई अच्छी सीट तो दुर्ग है नहीं। रायपुर से वो लड़े थे 2009 में, मात्र बिना तैयारी के 57,000 वोट से हारे थे। रायपुर से क्यों नहीं लड़ रहे हैं? राजनांदगांव क्यों लड़ रहे हैं? सबसे बड़ा प्रश्न राजनांदगांव लोकसभा के लोगों के दिमाग में यही बात है कि वो राजनांदगांव से क्यों लड़ रहे हैं। भाई, जैसे आप और हम किसी एक गांव में रहते हैं और हमारा गांव समान अनारक्षित सीट है, तो हम 50 किलोमीटर दूसरे गांव सरपंच बनने क्यों जाएंगे? हमारा सीट अगर आरक्षित हो जाए या कोई और कारण बनता हो तो समझ में आता है। तो पहला तो लोगों के दिमाग में प्रश्न चल रहा है कि भूपेश बघेल जी राजनांदगांव क्यों लड़ने गए। दूसरा, क्या जनता उनके इतने बड़े पीएससी घोटाले को, जो युवा बेरोजगार लड़के हैं जो पीएससी फाइट किए थे, कितना बड़ा घोटाला हुआ, एक एक परिवार की चाचा चाची, देवरानी जेठानी, बहू बेटा भाई, क्या भयंकर घोटाला, युवाओं के साथ अत्याचार। क्या लोग, राजनांदगांव के लोग इस विषय को याद कर रहे हैं? क्या ये बातें भूपेश बघेल जी का पीछा छोड़ देंगी? क्या पहली बार मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान का कोई मुख्यमंत्री सट्टा के आरोप में घिरा हुआ है? 508 करोड़ रुपए का सट्टा चलाने के लिए प्रोटेक्शन मनी का आरोप है। शायद ईडी एफआईआर भी कर दी है। कोयला घोटाला, शराब घोटाला, आपका ये महादेव सट्टा है। आज तक कोई इतना बड़ा मुख्यमंत्री नेता हम नहीं देखे कि जो सट्टा के खेल में सम्मिलित हुआ। जैसा ईडी बोल रही है, मैं ईडी के आधार पर बोल रहा हूं, उसी तरह से लगातार जैसे ही पार्टी सत्ता से बाहर हुई, बड़े बड़े नेता लोग क्या बोल रहे हैं। अरुण सिसोदिया जी का बयान है, उन्हें तो मानहानि का केस कर दिया कि 5 करोड़ रुपया भूपेश बघेल जी अपने करीबी विनोद वर्मा के बेटे को कंपनी को दे दिए, कांग्रेस पार्टी का पैसा। 8-10 लोग गैंग बना के चलाए सरकार को, ये आरोप है। फिर साहू समाज बहुत बड़ा प्रश्न उठा रहा है राजनांदगांव में कि अगर ताम्रध्वज साहू जी सीएम नहीं बने तो ये भूपेश बघेल जी सीएम नहीं बनने दिए। उसके अलावा दलेश्वर साहू को आप सीएम मंत्री क्यों नहीं बनाए, जो इतने होनहार, इतने शानदार नेता है, डोंगरगांव से तीसरी बार जीते। फिर आपका खुज्जी, डोंगरगांव, डोंगरगढ़ इलाके में सबसे बड़ा जो चर्चा का केंद्र ये बना है कि सुपर सीएम बना के रखे थे नवाज खान, जो जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष था। उसी में एक आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता जो मंच में जिला पंचायत सदस्य हैं सुरेंद्र दाऊ, उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया। क्या जो कहा है, 5 साल ये नवाज खान के ऊपर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सुपर सीएम था राजनांदगांव का। इवन विधायकों को इसने काम करने नहीं दिया, बड़े बड़े नेताओं को, स्थानीय नेताओं को काम करने नहीं दिया। ऐसी क्या बात थी? फिर अकबर जी का मोनोपोली वहां पे चला, ये भी लोगों का आरोप है। उसके बाद सबसे बड़ा प्रश्न कि लोकसभा क्षेत्र पे 5 साल की उपलब्धि भूपेश बघेल की कुछ भी नहीं है।
अगर लोकसभा स्तर का इन 5 सालों में ऐसा कोई बांध नहीं है, ऐसा कोई बड़ा परियोजना नहीं है, यहां तक कि जो राजनांदगांव की जो मिल बंद पड़ी है, आपका बॉम्बे नागपुर मिल, जिसको मैं जूट मिल बनाऊंगा बोले थे, उनका सबसे पहला वादा था, उसको भी वो पूरा नहीं कर पाए, उसकी एक ईंट रख नहीं पाए, शक्कर कारखाना ठीक से चल नहीं पाया। उसके अलावा लोग जो गांव गांव में शराब बिका कोचियों के माध्यम से 30-40 लोग गांव को बर्बाद करने के लिए शराब बेचे, वो एक बहुत बड़ा इशू है। इसके साथ साथ बहुत बड़ा इशू ये भी है कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की योजना राजनांदगांव के किसी गांव में नहीं दिखती। आप कोई भी गांव चल दो, यहां तक कि धुर्रा माटी को, खैरागढ़ में लोग ये बताए कि धुर्रा माटी को इन लोगों ने वर्मी कंपोस्ट के रूप में बेचना चालू किया, जिसकी लड़ाई वहां के जनपद सदस्य लोग लड़ना चाहते थे। मेरे को 6-7 जनपद सदस्य बताए, कांग्रेस के और भाजपा के भी। इस तरह की राजनीति राजनांदगांव में चली और सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि नवाज खान सुपर सीएम, पूरी महासमुंद लोकसभा की राजनीति मोहम्मद अकबर जी के हाथों में, और पीएससी घोटाला में एफआईआर होना, शराब घोटाले में एफआईआर होना, कोयला घोटाला में एफआईआर होना, लगातार लोगों के 20-20, 25-25 लोगों के 2-2 साल से जेल में जाना, खुद भूपेश बघेल के ऊपर गंभीर धाराएं लगना। समझ नहीं पा रही है राजनांदगांव की जनता कि आखिर भूपेश बघेल यहां से क्यों लड़ रहे हैं और उनको क्यों वोट दें। वहीं पे संतोष पांडे जी को देखिए, संतोष पांडे जी 5 साल सांसद थे, साधारण परिवार से आते हैं। एक तरफ ये दाऊ थे, एक तरफ ये शराब का इनके ऊपर आरोप, कोयला घोटाला का आरोप, सट्टा का आरोप, पीएससी घोटाला का आरोप। वहीं पे ये मानस मर्मज्ञ, रामचरित मानस के महान ज्ञाता, आध्यात्मिक व्यक्ति, साधारण गरीब परिवार में जन्म लिए। उसके बाद आपका लगभग 4500 करोड़ का राजनांदगांव से हैदराबाद रोड का निर्माण करवाना, आपका खैरागढ़ में 50 बिस्तर आयुष्मान योजना के तहत अस्पताल का निर्माण कराना, लगातार दरभंगा एक्सप्रेस, आपका रक्सौल सिकंदर पे 3-3, 4-4 ट्रेनों का राजनांदगांव, वंदे भारत का छोटी छोटी बड़े बड़े एक्सप्रेसों का राजनांदगांव में स्टॉपेज करवाना। उसके बाद कटघोरा डोंगरगढ़ रेल लाइन का काम चालू करवाना, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस चालू कराना, आपका बालाघाट से लेकर कुमारी तक। ऐसे ना जाने सैकड़ों हजारों करोड़ के काम। इवन स्पोर्ट्स में देखिए आप, साई जो अथॉरिटी स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, उसमें 63 लाख रुपया का अलग से अनुदान पैसा दिलवाना और 100 बिस्तर का खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल बनवाना, रोड नाली स्कूल का उन्नतीकरण स्कूल का बनवाना। अब जनता ही तय करेगी महासमुंद लोकसभा की कि भूपेश बघेल जी जो दुर्ग क्यों नहीं लड़े, क्यों राजनांदगांव लड़ रहे हैं, रायपुर क्यों नहीं लड़े, क्यों राजनांदगांव लड़ रहे हैं। और मेरे को लगता है 1,12,000 वोट से आपका जीते थे पिछला चुनाव संतोष पांडे जी। आज मैं जो इतना आकलन आपको बता सकता हूं कि अगर कांग्रेस कहीं पे भूपेश बघेल जी कहीं मजबूत है, भूपेश बघेल जी मजबूत नहीं है, कांग्रेस का बहुत स्ट्रांग बेल्ट है मोहला मानपुर, कांग्रेस का बहुत स्ट्रांग एरिया है खुज्जी, और हालांकि कांग्रेस खैरागढ़ और डोंगरगांव को भी मान रही है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस कवर्धा, पंडरिया, डोंगरगांव, खैरागढ़, राजनांदगांव शहर इन सीटों पे पीछे रहेगी। बाकी दोनों व्यक्तित्व की तुलना में बताया आपको, आप आकलन कमेंट्स करके बताइए। आप ऐसा मत समझिए जो सत्य है वही मैं बोलूं, ध्यान रखना आप, एक भी बात मैं असत्य नहीं बोला हूं, जो सत्य है वही बोला हूं। अब राजनांदगांव लोकसभा की जनता तय करेगी कि वहां के स्थानीय संतोष पांडे जो 5 साल में कोरोना काल का 3 साल बीतने, 3 साल आदमी कुछ कर नहीं पाया कोरोना काल में, उसके बाद भी उनके विकास की एक गाथा है। और दूसरी तरफ भूपेश बघेल के 5 साल के मुख्यमंत्री काल में एक काम नहीं करना लोकसभा स्तरीय, वो एक सबसे बड़ा अभिशाप बन रहा है। और जो घोटाले के आरोप और जो एफआईआर, वो अलग विषय है। अब मैं जरूर बताऊंगा कि कौन कितने वोट से आगे रहेगा। अगले संक्षिप्त वीडियो का भी इंतजार करिए। यह अपना विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। आप सबको नवरात्र पर की पुनः बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय मां भारती।